नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेश पुरोहित एक बार फिर, जैसा कि मैं हर बार हर हफ्ते एक नया शो लेके आता हूँ, हेलो डॉक्टर, विथ नए विशेषज्ञ के साथ। हर एपिसोड में मेरे साथ अलग अलग बीमारियों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। और आज मुझे खुशी है क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, दैट इज़ वर्ल्ड स्पाइन डे। स्पाइन डे के दिन हमारे बीच में मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेंद्र आबूसरिया का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस है, 20 साल का, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस RRC SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, रिहेबिलिटेशन रिसर्च सेंटर। जी हाँ। और उसके अलावा डॉक्टर साहब का बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो चाइना की यूनिवर्सिटी से हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डॉक्टर साहब का बताएंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैंने 92-93 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्कॉलरशिप लेकर और 1 साल का एक्यूपंक्चर में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स किया था, जिसमें करीब 15 कंट्रीज़ के डॉक्टर्स वहाँ पर थे और 1 ईयर रेजिडेंशियल कोर्स था। इसके बाद में मैंने एक PG कोर्स था, पोस्ट PG कोर्स इन रूमेटोलॉजी फ्रॉम स्कूल ऑफ मेडिसिन ऑफ जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। इसके अलावा मैंने एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का एक स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस में सर्टिफिकेट कोर्स है, वो किया मैंने। बिल्कुल सर। जैसा कि डॉक्टर साहब का इतना बड़ा एक्सपीरियंस और शैक्षणिक योग्यता और 20 साल का एक्सपीरियंस और स्पाइन डे के दिन इनका हमारे साथ होना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है। डॉक्टर साहब, थैंक यू। कि डॉक्टर साहब, ये वर्ल्ड स्पाइन डे पहली बात तो ये मनाते क्यों हैं? जी हाँ। और स्पाइन क्या है? जी हाँ, सर्वप्रथम तो आप सबका वर्ल्ड स्पाइन डे पर स्वागत है। ये वर्ल्ड स्पाइन डे सन 2012 से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और सारे लोग मिलके, कई संस्थाएं मिलके इसको पूरी दुनिया में इसको मनाते हैं। और इस तरह से हम ये 9वां वर्ल्ड स्पाइन डे मना रहे हैं, जिसका थीम है बैक ऑन ट्रैक। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया एक महामारी, जिसके बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, कोविड-19 से पूरी दुनिया इस महामारी से ग्रसित है। और उसके कारण से लोगों का बीच में लॉकडाउन रहा। हमारे यहाँ भी पूरी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉकडाउन रहा, जिससे कि लोगों की एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड हो गई, उनके मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हो गए, उनके एक्सरसाइजेज वगैरह सब बंद होकर और ऑलमोस्ट सेडेंटरी हैबिट्स में लोग आ गए थे। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि लॉकडाउन्स में दुनिया काम तो रुक नहीं सकता था, काम तो कहीं ना कहीं चलता, तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम का जो एक कंसेप्ट था वो भी हमारे देश में है। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया में पहले से इस्टेब्लिश हो चुका है, और ये करीब 2018 की एक स्टडी बताती है कि उस वक्त करीब 5% लोग किसी न किसी रूप में वर्क फ्रॉम होम करते थे। 2019 में ये बढ़कर 75%, इंग्लैंड और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें करीब 75% हो गया था। परंतु इसके बावजूद भी हमारे यहाँ ये नया कंसेप्ट था, तो यहाँ एक अलग तरह की समस्या लोगों को आ गई। वो थी कि एक ऑफिस में एक सेट होता है, एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें आपके जैसे कंप्यूटर्स पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए इल्यूमिनेशन लाइट का, उनकी जो फर्नीचर एर्गोनॉमिकली फ्रेंडली जो फर्नीचर होता है उनके लिए होता है। तो वो सब चीज़ें लोगों ने जब घरों पे काम करना शुरू किया तो वो सब चीज़ें लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ ऑल ऑफ सडन हुआ। तो लोगों ने कहीं जो भी मिला, किसी ने अपने स्टडी टेबल पर, किसी ने अपनी डाइनिंग टेबल पर, किसी ने ड्राइंग रूम की टेबल पर, और तो और कुछ लोगों ने फर्श पे बैठ के अपना काम शुरू कर दिया। बिस्तरों पे बैठ के, बिस्तरों बेड पे बैठ के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो इसके कारण से क्या है कि लोग ऑलमोस्ट स्लाउचिंग पोजीशन, झुक के बैठना, पोस्चर का कोई ध्यान नहीं रखना। और चूंकि लोग घरों से काम कर रहे थे तो लोगों को ये लगा कि जब घर पे बैठे हैं तो काम भी ज़्यादा करो, तो लोगों ने ना ज़्यादा काम करना शुरू किया, वर्किंग आवर्स बढ़ गए और घर पे लगातार काम करते रहे। जिसमें कि जैसे ऑफिस वगैरह में तो ब्रेक्स होते हैं, टी ब्रेक्स होते हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं, वैसा घर में कोई था नहीं, लोग लगातार काम करते रहे। तो इसके कारण से क्या था कि जो रीढ़ की हड्डी है उसके बारे में, उसके जो दर्द हैं और उसके जो बीमारियां हैं उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो गई।
और अभी देखते हैं हम लोग कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके कारण से कमर दर्द और गर्दन दर्द और चेस्ट के पीछे के हिस्से के दर्द, जो कि कई बार रिब्स तक आ जाता है, उस रोग के लिए बड़ी भारी मात्रा में लोग अब दिखाने लगे हैं। कारण वही है, बेसिक कारण कि लोगों ने अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रखा, वर्किंग आवर्स रखे, उसमें कोई ब्रेक नहीं रखा और लगातार आगे झुके बैड पोस्चर में काम किया, तो ये सब कारण से थे। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि व्हाट इज स्पाइन। अरे वो रीढ़ की हड्डी है क्या, स्पाइन है क्या? हम लोग वर्ल्ड स्पाइन डे तो मना रहे हैं, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि स्पाइन क्या है। देखिए, स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो बोलचाल में ऐसा लगता है कि एक सिंगल हड्डी होगी, जैसे हाथों की लंबी हड्डियाँ होती हैं, जांग की हड्डी होती है, टांगों की हड्डियाँ होती हैं, तो उसे सब सुनने में ऐसा लगता है कि शायद एक रीढ़ की हड्डी की स्ट्रक्चर है। नहीं, रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से बनके एक कॉलम है सॉरी, जिसमें कि 33 सेगमेंट हैं, जिनको बोलचाल की भाषा में लोग कई बार गुटके भी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के गुटके। अच्छा। और हम 33 पार्ट्स। यस, लेकिन डॉक्टर साहब आम बीच में बात काटूंगा, सॉरी, कि आम परिभाषा में या मुहावरों में जैसे लोग किसी को एग्जाम्पल देते हैं कि ये इस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है, जी हाँ, तो उसमें भी एक ही मानते हैं। हाँ ये जब हम ना इसको अपन ट्रेडिशनली, यही मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हम इसको एक मानते हैं कि जिसकी मतलब बैकबोन है, किसी भी संस्था की बैकबोन है और वो मजबूत है, तो वो संस्था भी मजबूत है। मैं आपका ध्यान इसी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या नहीं है, तो आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होगी। रीढ़ की हड्डी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 33 सेगमेंट से बनी होती है, जिसको एक सेगमेंट को हम वर्टिब्रा बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और एक से अधिक जो सेगमेंट होते हैं उनको वर्टिब्री बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये 33 वर्टिब्री से बना हुआ एक कॉलम है, और इसमें से जो 33 वर्टिब्री हैं उसमें से 24 वर्टिब्री हैं वो मोबाइल होते हैं, उनमें जॉइंट्स होते हैं, और उसमें से 9 जो वर्टिब्री होते हैं जो कि नीचे हमारे जो हिप्स है उसके बीच के हिस्सा में, जिसको हम सैक्रम कहते हैं, वो सैक्रम और कॉक्सिक्स, वो जो 9 सेगमेंट हैं, वो 9 सेगमेंट फिक्स होते हैं, उनमें मूवेबल नहीं होते। जो मूवेबल 24 सेगमेंट हैं, है ना, उनके जो 24 सेगमेंट है उसके 66 जोड़ होते हैं उसमें टोटल कुल मिलाकर, और कोई भी 2 जो वर्टिब्री है उसके बीच में एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क में 2 पार्ट होते हैं, बाहर एक मांस का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है सॉफ्ट, उसको एनुलस बोलते हैं, और जो अंदर जो है इसके बीच में जो मांस का बना हुआ स्ट्रक्चर है उसके बीच में आप ये मानिए जेली लाइक एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो ये मान के चलते हैं कि एक कुशन होता है जिसके अंदर फ्लूइड जेली लाइक एक सब्सटेंस भरा होता है, जो कि मूवमेंट को जो इलास्टिक है, एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, गद्दी कुशनिंग देता है वो, और 2 हड्डियों के बीच में स्पेस बनाता है, जिससे कि जो हड्डियों के बीच में से जो हमारे जो ब्रेन है उससे एक ये मानिए कि एक केबल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग जो हिस्से हैं शरीर के, उनमें जाने के लिए नर्व्स होती हैं, है ना, जिससे तो 2 जो भी अलग अलग जो नर्व्स बाहर निकलती हैं, वो 2 जो वर्टिब्री हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो उससे निकलती हैं। तो जो ये जो डिस्क है ये कुशनिंग का काम करता है, 2 हड्डियों के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है, और उसके लिए सराउंडिंग में उसके जो फाइब्रस टिश्यू होता है, उसके बाद में मसल्स होती हैं, तो ये सब मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं रीढ़ की हड्डी को। ये डॉक्टर साहब एक बहुत सी चीज़ कॉमन है, जैसे स्लिप डिस्क हो गया। हाँ। लोग नॉर्मली बोलते हैं कि इनको स्लिप डिस्क हो गया। हाँ। तो स्लिप डिस्क मतलब किसी भी पार्ट में जो मूवेबल पार्ट है। हाँ। आप जो बता रहे हो ये जो 9 जो हैं, हाँ, ये वहीं पे पाया जाएगा या जो ऊपर 24 है वहाँ भी हो सकता है? डिस्क तो उस जगह पे ही है जहाँ आप जी हाँ, आपने सही कहा कि जो डिस्क है वो जो मूवेबल पार्ट है उन्हीं के बीच में, जो फिक्स पार्ट है उनमें कोई डिस्क नहीं होती, इसीलिए 33 में से 24 के बीच में होती है, यानी 24 ही डिस्क होती हैं, जो कि उसमें से कहीं भी हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हो गई। जी हाँ, तो किसी भी पार्ट में हो जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल आपने है कि जो कि आम आदमी का है, कि लोग ये समझते हैं कि जो स्लिप डिस्क होता है वो कमर में ही होता है। हाँ हाँ हाँ। जबकि हम कई बार जब पेशेंट आता है तो उसको ये कहते हैं कि साहब गर्दन में दर्द है, हाथों में दर्द है, बहुत जोर का दर्द होता है, रात को नींद ही नहीं आती 2-3 बजे बाद में, सुन झंझनाहट होता है, हाथ में कमजोरी आ गई, कोई चीज़ नहीं उठती, झंझन करते रहते हैं, और इतना दर्द होता है कि
इच्छा होती है कि कोई इस हाथ को काट के हटा दे, इतना सीवियर दर्द होता है। हम जब देखते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो मालूम चलता है कि इस व्यक्ति को तो स्लिप डिस्क हो गया है गर्दन में। तो जब हम बात करते हैं कि भाई आपको गर्दन का स्लिप डिस्क हुआ है, तो कहते साहब स्लिप डिस्क तो कमर में होता है, हाँ। गर्दन में कैसे हो गया मुझे, कमर में तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए, जैसे आपने पूछा है कि जो डिस्क की प्रॉब्लम वो दूसरे हिस्से में भी हो सकते हैं, जी हाँ, 24 डिस्क में कोई भी डिस्क में ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्क का लीजन हो सकता है। और जो स्लिप डिस्क है, बोलचाल की इस भाषा आप सुनने में ये लगता होगा कि एक जो डिस्क है वो अपनी खिसक गई होगी और वो वापस अपनी जगह चली जाएगी। नो, ऐसा नहीं होता। अगर देखा जाए तो स्लिप डिस्क अपने आप में एक मिसनोमर है। स्लिप डिस्क जैसी चीज़ होती नहीं, डिस्क के रप्चर होकर कुछ पार्ट और जो बीच का हिस्सा है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, वो बाहर प्रोट्रूड करता है, बाहर कवर रहता है, लेकिन वो एक गुब्बारे में से जैसे जोर से हम गुब्बारा दबाएं और बाहर निकल आता है गुब्बारा, उससे से वो गुब्बारे की तरफ बाहर आ जाता है, तो पेन करता है। तो वो क्या है कि नस पे दबाव डालता है। ओके। जो स्पाइनल कॉलम में जो बीच का सेंटर है, स्पाइनल कैनाल है, जिसमें कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, फिर उसके बाद नर्व्स होती हैं, तो उन पे जिस नर्व पे भी वो दबाव डालेगा उसके कारण से उसमें दर्द हो जाता है। तो जो स्लिप डिस्क है वो एक तरह से डिस्क की इंजरी है, डिस्क में इंजरी होकर और वो बाहर आ जाती है। अब उसमें भी अलग अलग तरीके से होती है, एक पार्ट जैसे रप्चर हुआ हल्का सा, उसमें हुआ एन्युलर टियर जिसको कहते हैं, फिर बाहर ना पूरी डिस्क की बाहर बल्जिंग होगी, प्रोट्रूजन हो गया, एक पार्ट पर्टिकुलर पार्ट बाहर आ गया। कई बार क्या है कि जो डिस्क का सब्सटेंस है वो बाहर आ गया और उसके जो बाहर एक थिन कवरिंग रहती है लेकिन कंटेंट रहता है उसमें, जिसको कि एक्सट्रूडेड डिस्क कहते हैं हम लोग। उसके अलावा और समटाइम्स तो इतना ज़्यादा इंजरी हो जाती है कि जो डिस्क का मटेरियल है उसका और डिस्क के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता और वो एक फॉरेन बॉडी की तरह फ्लोट करता है उसमें। करता है। ओके। तो इसका सर इलाज क्या है? अगर ये जो इनिशियल लेवल पे अगर पता पड़ गया, क्या कैसे पता पड़ता है कि आप कोई टेस्ट करवाते हैं कि इसको स्लिप डिस्क है, तो ये प्रोसीजर क्या है सर इसका? देखिए, जो स्लिप डिस्क है उसमें जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम थोरोली उसकी हिस्ट्री लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें तो हमें हिस्ट्री से ही मालूम चलती है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, जो उसके लक्षण बताता है, जिस वजह से उसका ऑनसेट हुआ है, लक्षण है, उसकी तकलीफ है, चलने में, खड़े रहने में, पैरों में, हाथों में सूंज झंझनाहट है, मूवमेंट से दिक्कत है। समटाइम्स एक इमरजेंसी हो जाती है जिसमें कि पेशेंट का जो बाउल ब्लैडर कंट्रोल है, जो पेशाब और जो जो आपका मल है उसका जो है ना कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, बाउल ब्लैडर का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और लोअर लिम्स हैं उसकी मांसपेशियाँ जो है ना, या अपर लिम की जो मांसपेशियाँ हैं वो अगर स्लिप डिस्क लोअर लिम में है और जो बेसिकली जो इमरजेंसी होती है वो लोअर लिम की जो स्लिप डिस्क है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि उसमें बाउल ब्लैडर का कंट्रोल ख़त्म हो गया, जो दोनों पैर की जो मांसपेशियाँ हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, वीकनेस आ गई, तो ये अपने आप में एक इमरजेंसी होती है और इसमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये माना जाता है कि अगर वास्तव में इसको कोडा इक्वाना सिंड्रोम कहते हैं, अगर कोडा इक्वाना सिंड्रोम वास्तव में हो गया है जो कि डॉक्टर डायग्नोज करता है, तो दैट विल बी एन इमरजेंसी और उसमें तुरंत आपको जाके विद इन आवर्स आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। अगर आपने ऑपरेट नहीं करवाया तो ये जो लॉस है बाउल ब्लैडर का जो कंट्रोल है या जो पैरों में जो मांसपेशियां काम नहीं कर रही, वो परमानेंट लॉस होने के भी चांसेस होते हैं, अंदेशा हो जाता है। इसलिए ऐसी अगर स्थिति हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। बाकी अगर जैसे बता रहे हैं कि ऑल द दूसरा, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि फिर डायग्नोज, इससे एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्रिएट होती है। समटाइम डॉक्टर ये अंडरस्टूड कर लेता है, अंडरस्टैंड करता है कि इसमें स्लिप डिस्क के पूरे चांसेस हैं, तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट का MRI करवा के और उसके डिस्क, एक डिस्क इन्वॉल्व है, एक से अधिक ज़्यादा डिस्क हैं क्या, कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है स्पाइनल कैनाल में, किस तरह का है, किस तरह से उसकी ठीक होने की संभावना है, क्या ट्रीटमेंट चलेगा, कितना रेस्ट पेशेंट को चाहिए होता है। पहले के ज़माने में जैसे MRI वगैरह नहीं होता था, उस ज़माने में लोग जब स्लिप डिस्क हो जाती थी तो लोग कुछ सप्ताह से लेके कई महीनों तक बेड रेस्ट करते थे। नया कंसेप्ट ये है कि अब इतना एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, 2-3 दिन के बेड रेस्ट के बाद में हम पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। और वो सब ये है कि हम उसकी रिस्क एंड जो बेनिफिट्स हैं वो इवेलुएट कर लेते हैं कि भाई इस पेशेंट को ये अगर प्रॉब्लम है तो इससे हम इसको कितनी जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज करना चाहिए, अदरवाइज बेड रेस्ट भी अपने आप में एक ये मान के चल सकते हैं बीमारी है। इससे रोज़ाना हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिजेनरेट होता है, हमारे हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है,
जो पंपिंग कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारे बॉल ब्लैडर की जो वर्किंग है वो इफेक्ट हो जाती है, हमारी मांसपेशियाँ डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, जॉइंट्स में स्टिफनेस और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स, बेड रेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो माना ही जाता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज किया जाना चाहिए। और ये कारण क्या है डॉक्टर साहब? ये एक जैसा कि हमने बताया कि अभी आपने एक चीज़ बताई थी, कोरोना के काल में लोग वर्क फ्रॉम होम किया, और लेकिन कोरोना से पहले चलते हैं, तो ये रीजन ऑफ स्लिप डिस्क खाली पोस्चर है या एक्सरसाइज टॉलरेंस ना होना, एक ही पोस्चर में बैठना, या वर्किंग हैबिट जो है, ये पोस्चर में बैठने से, या कुछ एक्सरसाइज कोई ज़्यादा कर ले कम कर ले तो भी प्रॉब्लम होती है? ये जी हाँ, देखिए दो चीज़ हैं इसमें, एक तो है कि साधारण कमर का दर्द और एक है स्लिप डिस्क। जो स्लिप डिस्क है उसमें एक सीधा सा कंसेप्ट है कि स्लिप डिस्क तब होगा, यानी डिस्क तब रप्चर होगी जब उसमें अचानक इंट्रा डिस्कल प्रेशर बढ़ जाए। तो साधारणतः क्या होता है कि जैसे कमर में लोअर बैक में जो है वो स्लिप डिस्क होता है, तो जैसे आदमी आगे झुका हुआ और अचानक सीधा हो जाए, अचानक झुक जाए, साइड से जो रोटेशनल उसमें सडन प्रेशर से भी हो जाता है, जो इसमें डिस्क में जनरेट हो जाए। ऐसे ही जैसे हम गर्दन झुकाए लगातार काम करें, अचानक झटके से ऊपर हमने गर्दन कर ली, या झटके से गर्दन झुका दी, या साइड में हमने टर्न कर ली, और समटाइम्स सर जोर से अगर अंगड़ाई लेते हैं उसमें ही क्लिक की साउंड आती है और उसके बाद स्लिप डिस्क हो जाता है। तो जो फोर्सफुल जो मूवमेंट है वो बिल्कुल, और वो भी अननोइंगली नहीं करने चाहिए। जहाँ तक आपने ये पूछा कि बेड पोस्चर है, लगातार वर्किंग आवर्स हैं, जो रिपीटेड मूवमेंट्स जिस ऑक्यूपेशन में होते हैं उनमें है, या जिसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज हैं, ड्राइवर्स हैं, तो वो लोग जो हैं उनके ये जो होता है वो डिस्क के चांसेस कम होते हैं उसमें, लेकिन और कमर दर्द हो जाते हैं, जिनको हम मैकेनिकल पेन्स कहते हैं, स्प्रेन्स स्ट्रेंस हो जाते हैं। अचानक झुक के काम कर लिया, जैसे आप बैठे कमर स्टिफ हो गई और अचानक आपने मूव कर लिया, तो क्या है कि टिश्यू जो है, जो लिगामेंट्स हैं या जो मसल्स हैं, ये रप्चर होने का डर रहता है, स्प्रेन्स हो जाते हैं। कई बार क्या है कि जैसे झटके से मूवमेंट कर लिया, तो जो जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम जो बात कर रहे हैं 24 वर्टिब्री और 66 उसके जॉइंट्स की बात करें, तो वो जो जॉइंट्स हैं उसमें जो उसमें प्रेशर, मतलब उस पर जॉइंट्स में स्ट्रेन आने से, उस पर दबाव आने से उसमें सूजन हो जाती है, और वही अपने आप में एक कमर दर्द का कारण हो जाता है। बहुत कॉमन है, मैंने देखा है कि और सुना भी है, हमारे साथ भी हो जाता है सर, कि रात को जैसे एक ही पोस्चर में सो गए। नॉर्मली तकिया कैसा लगाना चाहिए, मैं टेढ़े पोस्चर में सोता हूँ, कभी कभी उठता हूँ तो मेरी गर्दन सुबह सुबह स्टिफनेस रहती है, बाद में धीरे धीरे ओवर द आवर्स वो ठीक हो जाती है। हाँ। लेकिन आप कुछ बताना चाहेंगे कि भी कैसे पोस्चर में पेशेंट्स को या नॉर्मल इंसान को गद्दे पे या तकिया किस तरह से लगाना चाहिए? और ये बड़ी कॉमन है गर्दन वाली प्रॉब्लम। हाँ। लोग कहते हैं अकड़ गई, रात को सोते हुए रह गया, फिर अकड़ गई, फिर वो धीरे धीरे सही भी हो जाती है, कुछ आवर्स में सही भी हो जाती है। लेकिन ये पोस्चर बताएंगे सर? जो सोने का पोस्चर है उसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम ऑकवर्ड पोस्चर में नहीं सोएं। जैसे कि साइड सीधे लेटे हैं, तो सीधे लेटे रहेंगे तो बॉडी अपने आप डिमांड करती है कि हम करवट ले लें। हाँ हाँ। करवट लिया तो अब कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे आप लेटे हुए हैं और करवट ली, तो आपका एक पैर है वो आगे जाके रख लिया आपने बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमें जो नी जॉइंट है उस नी जॉइंट के ऊपर दूसरा नी जॉइंट रखना चाहिए। ज़्यादा रखेंगे तो उसके कारण से क्या है कि बैक जो है उससे पुल बना रहता है, और उसके कारण से जो बैक के जो जॉइंट्स हैं लोअर पार्ट में, जो जिसको लंबर रीजन कहते हैं, उसमें ये दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही जैसे कुछ लोग बड़े ऑकवर्ड पोजीशन में गर्दन रख के और सो जाते हैं, तरह तरह के तकिए काम में लेते हैं। मेरा कहना है कि जो अपने साधारण रुई के जो सॉफ्ट पिलो हैं वो काम में लेने चाहिए, और जितने ये आर्टिफिशियल स्पॉन्ज वगैरह, हाँ, और तरह तरह के जो फैशनेबल जो पिलोज हैं या जो थेराप्यूटिक पिलोज हैं अलग अलग, अगर आपको रिकमेंड नहीं किया जाता तो आप अपना साधारण तकिया ही काम में लीजिए। तकिया हमें सपोर्ट करता है, तकिया हमारी जो सिर है उसको, हमारे जो वर्टिबल कॉलम है उसे वेल अलाइंड रखता है, और दूसरा उससे हमें एक फीलिंग आती है कंफर्ट की। तो तकिया ज़रूर लगाना चाहिए, और जहाँ तक स्टिफ है तो वो एक पोस्चर में रहने से होती है, और वो साधारणतः बहुत गहरी नींद में आपने गलत तरीके से आप सोए तो उससे हो जाता है। एट द सेम टाइम जैसे अब हम तकिए की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल ये आता है कि गद्दा कैसा होना चाहिए हमारा, मैट्रेस कैसा होना चाहिए। देखिए मैट्रेस वो होना चाहिए जो कि आपकी बॉडी को सपोर्ट करे,
मैट्रेस बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, इतना हार्ड नहीं हो कि वो आपको हर्ट करे, सॉफ्ट इतना होना चाहिए कि आपको सपोर्ट करे, ऐसा नहीं कि वो बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं करे। और चूंकि हमारी बॉडी का अपना एक बॉडी वेट होता है, उससे क्या है कि अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके कारण से जो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हैं उसमें सूजन होने का डर रहता है और उससे कमर दर्द हो सकता है। ये सर एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। लोग क्या कंफर्ट के लिए और एक स्टेटस मानते हैं, इतने बड़े बड़े सॉफ्ट गद्दे आते हैं आजकल। एक नॉर्मल मैट्रेसेस बताया कि ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, वो मैट्रेसेस ठीक हैं। और पुराने ज़माने में लोग तो रुई के गद्दे भरवाते थे, ना वो ज़्यादा सॉफ्ट होते थे ना हार्ड होते थे। अभी कहीं भी जैसे हम लोग कोई होटल वगैरह में जाते हैं, देखते हैं कि गद्दा इतना बड़ा है, ठीक है, इतना सॉफ्ट। जब हम उस गद्दे पे जाते हैं तो ऐसा लगता है हम नीचे चले गए अंदर। उस वक्त पहले पोस्चर में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हो जाता है, एक बॉडी थोड़ी ऊपर हो जाती है, फिर आप करवट लो तो भी वो मूवमेंट में रहता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बॉडी को शिफ्ट करना हाँ, शिफ्ट करना पड़ता है। देखिए वो उस तरह के जो गद्दे हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन जो साधारण से जो अच्छे होटल्स हैं और उसमें जो गद्दे पाए जाते हैं, स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं, वो बिल्कुल ये जो हमें अर्गोनॉमिकली जो डिजाइंड गद्दे होते हैं, हाँ, तो उसमें अगर गद्दे की हाइट ऊंची है ना, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए और वो बॉडी को सपोर्ट करना चाहिए। यस। तो अच्छे होटल्स में कुल मिलाकर जो स्प्रिंग वाले मैट्रेसेस होते हैं वो कुल मिलाकर ठीक होते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं। ओके। और जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि स्पाइन के बारे में बताया, इतने पार्ट होते हैं, और ये स्लिप डिस्क के बारे में बताया, तो आप ध्यान रखें स्लिप डिस्क के अलावा डॉक्टर साहब जैसे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे बॉडी में कितने जॉइंट होते हैं सर? जैसे आपने यही 66 और ये सब बता दिए। देखिए बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं और 360 जॉइंट होते हैं कुल। हाँ। ओके। तो एक चीज़ और है सर, हाउ दिस स्पाइनल डिजीजेज एंड गर्दन की जो अपने अभी हम लोगों ने बात की है, हाउ इट इज़ कॉमन और किस एज में होता है? जी हाँ, वैसे तो देखा जाए तो कोई एज अछूती नहीं है जिसमें कि हम स्पाइन ये जो कमर दर्द की जो समस्या है वो नहीं होती है। अगर हम बोलचाल की भाषा में बात करें तो 9 से 90 साल की किसी भी व्यक्ति में आप अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं कमर दर्द पाया जाता है। और ये जो रीढ़ की हड्डी की दर्द और इसके जो डिसेबलिंग कंडीशंस हैं या जो और बीमारियां हैं, उसका इंसिडेंस 80% है। यानी 10 में से 8 आदमी अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इतनी तकलीफ से गुजर चुके होते हैं वर्टिबल कॉलम के या रीढ़ की हड्डी के समस्या से कि उनको डॉक्टर से जाके मशवरा करना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो जुकाम के बाद में सबसे कॉमन है इस प्लेनेट पे, यानी इस धरती पर अगर कोई डिसेबलिंग कंडीशन सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट है तो वो है कि रीढ़ की हड्डी का दर्द या इससे संबंधित बीमारियाँ। एक ये अनुमान के अनुसार दुनिया के लगभग 1 अरब लोग, आपको ज्ञात होगा कि दुनिया की आबादी 5 अरब से कुछ ज़्यादा है, तो उसमें से 1 अरब लोग किसी न किसी पॉइंट पे किसी टाइम पॉइंट पर रीढ़ की हड्डी के रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और 40% जो वर्क एब्सेंस है, वर्किंग से जो लोग एब्सेंट रहते हैं, उसका जो कारण होता है वो रीढ़ की हड्डी का दर्द या इससे संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं कि ये बीमारी कितनी कॉमन है और कितने लॉसेज दुनिया में इस अकेले प्रॉब्लम के कारण से होते हैं। क्या बात है। तो एक विकराल स्वरूप ले चुकी है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे, 1 अरब से ज़्यादा लोग इस डिजीज़ से जो स्पाइन से जुड़ी हुई है और उससे जुड़ी हुई अलग अलग दर्द और वो। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने अभी आपने जैसा बताया कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिसिन वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक आपका रिमेटाइड आर्थराइटिस, स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस। मैं थोड़ा सा आता हूँ कि एक हमारे कॉमन भाषा में जो बोलते हैं कि गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, सर उस पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। बहुत से लोग पीड़ित हैं। जी हाँ, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कुछ कहते हैं कि जैसे आप सर वो बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट और ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिमेटाइड आर्थराइटिस, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए जो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस किसी भी जोड़ का दर्द, किसी भी जोड़ का सूजन और उसका इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन हो जाना, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाना, लोकल टेम्परेचर रेज हो जाना, उसका स्वेलिंग हो जाना उस पार्ट पे, और उसकी रेडनेस हो जाना, मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ये जो है ये इन्फ्लेमेशन के साइंस है। तो इस तरह का जो भी साइन किसी भी जॉइंट में होता है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मोर देन 200 टाइप्स की आर्थराइटिस
डायग्नोज हैं अब तक। मोर तो देन 200? जी हाँ, और उसमें जो हम बात करते हैं अभी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, हाँ। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इम्यूनिटी के कारण से, जो डिसऑर्डर है उसके कारण से में होती है। और उसमें जिन लोगों को हो जाती है वो, उसमें काफ़ी जॉइंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, क्रिपलिंग डिजीज़ है। अगर टाइम से इसका इलाज किया जाए, टाइम से इसमें एक्सरसाइजेज वगैरह, हैंड्स की केयर, बैक की केयर आपकी अगर रखी जाए, जॉइंट्स की केयर रखी जाए, तो उसमें जो ये डिफॉर्मिटीज़ हैं जॉइंट्स की या जॉइंट डिस्ट्रक्शन है, हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और बहुत सारे रोगियों में पाया जाता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके बाद में गठिया की जो तकलीफ़ है बहुत सारे पेशेंट्स में कमज़ोर पड़ जाती है और वो कुल मिलाकर अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। तो आप किसी भी विषय, ये रिवर्सेबल तो नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल बढ़ने से किया कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ एक डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगा कि हम लोग नाउ इन दीज डेज वी आर वेरी मच हेल्थ कॉन्शियस, न्यूट्रिशन पे, इन सब पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि हर साल हम एक जांच कराते हैं कि यार बॉडी चेकअप तो कराना ही पड़ेगा, कहीं शुगर तो नहीं है, ब्लड जांच करा ली, और यूरिन एंड एवरीथिंग, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT वगैरह सब कराते हैं। तो मैंने ये कॉमनली नहीं देखा है कि क्या कोई बोन का भी टेस्ट रेगुलर कराना चाहिए हो किसी एज के बाद? देखिए ऐसा है कि अगर हम वैसे देखें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ हमारी, तो 20 साल तक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, 20 से 30 साल तक हमें कुल मिलाकर मेंटेन रहते हैं हम, और उसके बाद 30 साल के बाद में डीजेनरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो चूंकि अब ये जो नॉर्मल टेस्ट है ये कोई पैथोग्नोमिक नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जिससे कि हमें मालूम चले कि भाई रीढ़ की हड्डी या इसकी बीमारी आने वाली है। वो तो सिम्टम्स आएंगे तो ही पता। सेकेंडली क्या है कि जैसे कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हैजार्डस है, एक्सरे बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करवानी चाहिए, उससे बॉडी को नुकसान होता है। इसके अलावा जैसे कि सिटी स्कैन है वो भी एक्सरे का एक रूप है, तो वो भी फ्रिक्वेंटली नहीं करवा सकते हम। तो इसके अलावा जैसे MRI है, MRI भी जहाँ नीड हो वहीं करवानी चाहिए। कारण क्या है कि MRI में बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। बहुत बार ये देखा जाता है कि पेशेंट का MRI का, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप बता रहे थे MRI नहीं करानी चाहिए और वो ये सब चीजें। मैं नहीं कह रहा करवानी नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहीं कराएं, डॉक्टर्स की राय पे ही करवानी चाहिए। ओके। और ये जो सर नॉर्मली सुनते हैं ये आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या ये हेरिडिटी भी होती है सर कहीं पार्ट? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कुछ जो टाइप के आर्थराइटिस हैं, पर्टिकुलरली जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये हेरिडिटरी हो सकती है, इनहेरिटेंस से आ सकती है। जरूरी नहीं कि सब सिबलिंग्स हैं उसमें सिबलिंग्स में है ना, लेकिन ये हो सकता है हेरिडिटरी। इसी तरह जो इनका एक सीरोनेगेटिव जो स्पाइन की प्रॉब्लम है, सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो मेल्स में हेरिडिटरी हो सकती है। इसी तरह ये भी माना जाता है कि जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, वो भी मदर से फीमेल चाइल्ड को इनहेरिटेंस हो जाता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं। लेकिन सब जितने बच्चे हैं किसी माँ बाप के, जरूरी नहीं कि उन सब में वो हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम चलेगा। फैमिली हिस्ट्री इसीलिए ली जाती है। डॉक्टर साहब, हमने स्पाइन की बात करी, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में पहुंच रहा है कि क्या ये आर्थराइटिस किसी भी प्रकार की, क्या ये हेरिडिटी से होती है? हाँ, अनुवांशिक, जिसको हेरिडिटरी कह सकते हैं, उस तरह की जो आर्थराइटिस है वो हेरिडिटरी इंसिडेंसेस उसमें इनहेरिटेंस होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे सर स्पाइन की और आर्थराइटिस की बातें हो रही हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल कौन रहा है कि क्या ये आर्थराइटिस क्या अनुवांशिक है, हेरिडिटी है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बहुत सारे जो आर्थराइटिस के टाइप्स हैं वो हेरिडिटरी होते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये हेरिडिटरी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिन माँ बाप को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनके सब बच्चों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस चांसेस रहते हैं। हाँ, फिर भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरा, इसी तरह की एक बीमारी रीढ़ की हड्डी की और होती है जिसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी इसको कहते हैं। ये भी आनुवंशिक हो सकती है। इसके अलावा और तो और जो हमारी बॉडी की डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट्स है, एक स्टडी में भी पाया गया है कि वो भी हेरिडिटी हो सकती है। जो मदर है उससे अपनी डॉटर को जा सकती है। तो मतलब उसमें उनके जो चांसेज हैं ओस्टियोआर्थराइटिस होने के वो बढ़ जाते हैं। तो लेकिन सब तरह की जो आर्थराइटिस है वो हेरिडिटरी नहीं होती है।
तो जैसा कि हमने अभी परिचर्चा की, इतने में समअप करेंगे डॉक्टर साहब कि आज बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड स्पाइन डे है। हमने बहुत सी बीमारियों पे बात करी, कमर के दर्द, स्पाइन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी क्या होती है, और वो जो स्लिप डिस्क होती है, वो जो फ्लूइड बता रहे थे, वो बहुत सरल तरीके से। और भी अगर आपको कुछ जानकारी, ऐसी कोई समस्या हो तो डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, और इनके नंबर भी हम लोग नीचे की तरफ फ्लैश कर देंगे, आपको नंबर भी मिल जाएंगे, मेल आईडी मिल जाएगी, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं कि आप डॉक्टर साहब वर्ल्ड स्पाइन डे पे कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड स्पाइन डे हमें एक अवसर प्रदान करता है कि जब हम रीढ़ की हड्डी के दर्द, इससे होने वाली डिसेबिलिटी, इससे होने वाली अन्य बीमारियों और स्वयं का स्वास्थ्य और इसके आगे प्रिवेंशन, और उसके अगर हो गया तो उसका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, इसके बारे में हम विचार करें, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ इस वर्ष का जो वर्ल्ड स्पाइन डे है 2020 का, उसकी जो थीम है कि बैक ऑन ट्रैक, यानी हम वापस अपने रीढ़ की हड्डी को रिवाइटलाइज कैसे करें, हम ज़्यादा अगेन कैसे एक्टिव बने। तो उसके लिए मैसेज ये है कि आप अपने किसी भी उम्र के व्यक्ति बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। ये कोई उम्र नहीं, एज लिमिट नहीं है, ओल्ड एज के लोग भी हो सकते हैं। और वो अपने जैसे सैर करना, घूमना, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, योगा है ना, और जो स्पेसिफिक स्पाइन की एक्सरसाइजेज है किसी अच्छे विशेषज्ञ या फिजियोथेरेपिस्ट की देख रेख में आप सर एक जान के और आप सर जी, मैंने ये नहीं पूछा कि खान पान में क्या मैक्सिमम रखना चाहिए, लोगों को क्या खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम खूब सारा हो? देखिए, बैलेंस डाइट है, और जो कैल्शियम का जहाँ तक सवाल है उसका जो हमारे जो नॉन वेजिटेरियन पर्टिकुलरली हैं उनके लिए जो मेन सोर्स है वो है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो, तो उससे हमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम प्राप्त होता है। तो वर्ल्ड स्पाइन डे पे आपको पुनः बधाइयाँ देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और आपको मैसेज ये है कि आप अपनी कमर को स्वस्थ रखिए, मजबूत रखिए। धन्यवाद। बैक ऑन ट्रैक, जैसा कि बोला, वर्ल्ड स्पाइन डे का मैसेज है बैक ऑन ट्रैक, बाउंस बैक। थैंक यू।